मेरा नाम शुभम है। मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ। मुझे दुबई आए हुए कई साल हो चुके थे। जब भी मैं घर फ़ोन करता, कोई मेरी तबीयत नहीं पूछता था। बस एक ही सवाल होता कि पैसे कब भेज रहा है। शुरुआत में तो मैं समझता रहा, चुप भी रहा, लेकिन एक दिन मन पूरी तरह से टूट गया। उस दिन मैंने दोस्त के फ़ोन से घर पर कॉल किया। हेलो, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? दूसरी तरफ से आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। शायद नेटवर्क की परेशानी, लेकिन इधर मेरा वजूद बर्फ की तरह जम चुका था। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज़ बहुत धीमी और टूटी हुई थी, जिसमें दर्द साफ महसूस हो सकता था। अरे, तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं कब से पूछ रहा हूँ, पैसे कब भेजोगे? मेरी डील पक्की हो गई है। कल तक पैसे नहीं मिले तो ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। ये आवाज़ मेरे भाई प्रशांत की थी। हर शब्द मेरे कानों से टकराकर सीधे मेरे दिल में चुभ रहा था। मुझे आज सैलरी नहीं मिली और तुम्हें पता है यहाँ काम भी ठीक नहीं चल रहा। मैंने हिम्मत करके कहा, मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें इतने पैसे कैसे भेज सकता हूँ? मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैं अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश कर रहा था। ओहो भाई, आप भी ना बस बहाने बनाते रहते हो। वहाँ दुबई में तो पैसों की बारिश होती है और आप कह रहे हो खाने के पैसे भी नहीं हैं। क्या मुझे पता नहीं? वो हंसते हुए बोला। अच्छा छोड़िए ये ड्रामा, मैं मम्मी को फ़ोन देता हूँ, वो खुद बात कर लेंगी। इतना कहकर उसने लापरवाही से फ़ोन मम्मी के हाथ में पकड़ा दिया। हाँ शुभम बेटा, अपने भाई को क्यों तंग कर रहे हो? माँ की आवाज़ आई, पैसे भेज दो ना। वैसे भी तुम वहाँ अकेले हो, तुम्हारा कौन सा इतना खर्चा है? यहाँ प्रशांत का कारोबार ज़रा सेट हो जाएगा तो आगे चलकर तुम्हारे लिए ही तो आसानी होगी। फोन मेरे कान पर लगा था, लेकिन उस पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं हुई ही नहीं। माँ की आवाज़ में प्यार कम और मतलब ज़्यादा था। मम्मी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरे पास दवाई के पैसे भी नहीं हैं। मैंने आखिरी उम्मीद पर माँ को पुकारा था। अरे बेटा, कुछ नहीं होता है, तुम जवान खून हो, थोड़ा बहुत तो बुखार हो ही जाता है। तुम बस कल तक पैसे भेज ही देना, प्रशांत बहुत परेशान हो रहा है। ये कहकर दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया था और मैं अपने बुखार से तपते हुए वजूद के साथ हाथ में मोबाइल पकड़े हुए पत्थर का हो गया था। ये वो ट्विस्ट था जिसने मेरी जिंदगी का मोड़ बदल दिया था। पर मुझे अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। मैं एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। हम 5 बहन भाई थे, 2 भाई और 3 बहनें। मैं घर में सबसे बड़ा था और यही मेरा सबसे बड़ा जुर्म बन गया। मेरे पापा एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकर थे, जहां पर उनकी सैलरी इतनी कम थी कि महीने का राशन भी मुश्किल से ही पूरा हो पाता था। गरीबी क्या होती है, ये मैंने बचपन से ही अपनी रगों में महसूस किया था। कई बार तो ऐसा भी होता कि हम बहन भाई रात को भूखे पेट सोते और माँ अपनी ओढ़नी में आंसू साफ करती रहती। मैंने होश संभालते ही अपने घर में सिर्फ कमियां देखी थी। कभी बहनों के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं होते, तो कभी स्कूल की फीस नहीं होने की वजह से हमें क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता। ये सब बातें मेरे नन्हे से दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसती थी। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में ही ये फैसला कर लिया कि मैं इन हालात को बदल कर रख दूंगा। मैं अपने घर वालों को वो सब खुशियाँ दूंगा जिनके लिए वो तरसते रहे हैं। मेरा पढ़ाई में दिल तो बहुत लगता था, लेकिन घर के हालात ने मुझे जल्दी किताबों से दूर कर दिया। मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम करने लग गया। कभी किसी दुकान पर मजदूरी करता, तो कभी सब्जी मंडी में बोझ उठाता। मेरा मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरह से 4 पैसे घर पर आ जाए और मेरे छोटे बहन भाइयों की ख्वाहिश पूरी हो सके। मेरा छोटा भाई प्रशांत मुझसे 6 साल छोटा था। वो शुरू से ही लाडला था। माँ और पापा दोनों उसको मुझसे भी ज़्यादा अहमियत देते थे। शायद इसलिए कि मैं बड़ा था और समझदार था, जबकि प्रशांत की हर जिद पूरी की जाती थी। वक्त गुजरता गया और मैं इसी तरह 20 साल का हो गया। मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और ज़्यादा बढ़ गया था। बहनें भी बड़ी हो रही थी और उनकी शादियों की फिक्र माँ को खाए जा रही थी। पापा की सेहत भी अब जवाब दे रही थी। वो अक्सर बीमार रहने लगे, जिसकी वजह से उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई थी। एक शाम में घर के दहलीज पर बैठा हुआ परेशानी में आसमान को घूर रहा था, जब मेरा बचपन का दोस्त अर्नब मेरे पास आया। शुभम यार, कब तक ऐसे धक्के खाते रहोगे? यहाँ पर नासिक में रहकर तुम कभी अपने हालातों को नहीं बदल सकते हो।
अर्नव ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए संजीदगी से कहा था। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं अर्नव। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि घुमाऊं और सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने झुंझलाकर जवाब दिया था क्योंकि मैं थक गया था। जादू की छड़ी तो नहीं है पर एक रास्ता ज़रूर है। मेरा भाई दुबई गया था। आज वो वहाँ लाखों रुपए कमा रहा है। तुम भी बाहर क्यों नहीं चले जाते हो। अर्नव की बात ने मेरे दिल में उम्मीद की किरण जगा दी थी। दुबई, पर वहाँ जाने के लिए तो काफ़ी पैसे चाहिए होंगे और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने मायूसी से सर झुका लिया। तुम फिक्र नहीं करो, एक एजेंट है जो बाहर बंदों को भिजवाता है। वो थोड़े पैसों में तुम्हारा काम करवा देगा। बाकी पैसे तुम वहाँ जाकर कमा कर दे देना। अर्नव ने मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया था जो कांटों से भरा हुआ तो था, पर उसकी मंजिल मुझे फूलों जैसी लग रही थी। मैंने उसी रात घर वालों से बात करी। मेरी बात सुनकर माँ पहले तो घबरा गई थी, पर जब मैंने उनको सुनहरे सपने दिखाए कि मैं वहाँ जाकर ढेर सारे पैसे कमा लूँगा, हम नया घर लेंगे, बहनों की शादी भी धूमधाम से करेंगे, तो उनकी आंखों में भी चमक आ गई थी। पापा ने भी खामोशी से सर हिला दिया, जैसे वो भी यही चाहते हो कि मैं बलि का बकरा बन जाऊं। अगले ही हफ्ते मैंने अपनी जमा पूंजी और कुछ माँ के जेवर बेचकर एजेंट को पैसे दे दिए। वो एजेंट एक लालची तरह का आदमी था जिसकी आंखों में सिर्फ नोट दिखाई देते थे। उसने मुझे बताया कि रास्ता मुश्किल होगा, तुम्हें कानूनी तरीके से नहीं बल्कि गैर कानूनी रास्ते से जाना होगा। मैं जानता था कि इसमें जान का खतरा है, लेकिन घर की टपकती हुई छत और बहनों के उदास चेहरे मुझे इस आग में कूदने पर मजबूर कर रहे थे। जिस रात मुझे निकलना था वो रात मुझ पर बहुत भारी थी। माँ ने मुझे गले लगाया और बहुत आशीर्वाद दिए। प्रशांत भी बहुत खुश नजर आ रहा था कि अब भाई दुबई जा रहा है तो उसके भी मज़े होंगे। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए फिक्र नहीं बल्कि आने वाले पैसों की चमक नजर आ रही थी। लेकिन मैंने उसको झटक दिया। भाई, आप मेरे लिए वहाँ से आईफोन भेज देना और अच्छी अच्छी चीज़ें भी। प्रशांत ने जाते हुए मुझे अपनी ख्वाहिशें बताई। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और घर से निकलकर खड़ा हुआ। सफ़र बहुत कठिन था। रास्ते में मेरे साथ और कई लड़के भी थे जिनकी आंखों में मेरे जैसे ही सपने थे और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, मेरे घर वालों की खुशी। फिर सफ़र पूरा करके मैं दुबई की सरजमीन पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि सपने और हकीकत में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एजेंट के बंदे ने मुझे एक छोटे से तहखाने में पहुंचा दिया जहां पर मेरे जैसे कई और मुसाफिर भी रह रहे थे। वो जगह बदबूदार और अंधेरे से भरी हुई थी, पर मेरे लिए वो भी किसी महल से कम नहीं थी, क्योंकि अब मैं अपनी मंजिल पर था। पहले कुछ दिन तो काम ढूंढने में ही गुजर गए। कागजात नहीं होने की वजह से कोई काम देने को भी तैयार नहीं था। मैं सड़कों पर खाक छानता रहा। कई बार भूखे पेट भी सो गया। मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आती थी, पर मैंने कसम खा ली थी कि जब तक हालात नहीं बदल लूँगा वापस नहीं जाऊँगा। फिर मुझे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी मिल गई। काम बहुत ज़्यादा सख्त था और सैलरी बहुत कम, क्योंकि मेरे पास वर्क परमिट नहीं था। इसलिए वो मुझे दूसरे से आधे पैसे देता और काम दुगना लेता था। मैं सुबह सवेरे निकलता और रात गए वापस आता। मैंने कुछ पैसे रखे और बाकी पैसे घर पर भेज दिए। मैंने खुद सूखी रोटी खाई, लेकिन घर वालों को पेट भरकर खिलाने का सामान कर दिया। ये सिलसिला चल निकला। मैं हर महीने खून पसीना एक करके पैसे कमाता रहा, घर पर भेजता, और मेरी जिंदगी सिर्फ काम और कमरे तक ही कैद होकर रह गई थी। मैंने कभी दुबई की खूबसूरती भी नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं था और ना ही पैसे। कुछ टाइम बाद घर से सबकी फरमाइशों का सिलसिला भी शुरू हो गया। पहले प्रशांत ने बाइक लेने का कहा। मैंने ओवर टाइम लगाकर उसके लिए पैसे इकट्ठे करके भेजे। फिर बहन की शादी तय हो गई। उसके दहेज के लिए मुझे कई महीने तक दो दो नौकरियां भी करनी पड़ी। मैं दिन में कंस्ट्रक्शन का काम करता और रात को एक पिज्ज़ा शॉप पर बर्तन धोता। मेरी नींद उड़ गई थी, आंखों के आगे डार्क सर्कल आ गए थे, पर घर वाले खुश थे। भाई, तुम्हारी वजह से हमारी नाक ऊंची हो गई है। बहन की शादी इतनी ज़्यादा शानदार तरीके से हुई कि पूरा मोहल्ला देखता रह गया। माँ ने फ़ोन पर खुशी से बताया तो मेरा सीना भी फक्र से चौड़ा हो गया था। मम्मी, आप बस खुश रहिए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। अब ध्यान ना रखने की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी थी। अच्छा बेटा, अब प्रशांत कह रहा है कि उसको अपना कारोबार भी शुरू करना है। वो नौकरी नहीं कर सकता, उसके लिए भी कुछ सोचो बेटा।
माँ ने फौरन से अगली डिमांड कर दी। मैंने अभी तो बहन की शादी पर सारे पैसे लगाए थे, मेरे पास फिलहाल तो कुछ भी नहीं बचा। माँ ने बेबसी से कहा, देखो शुभम, तुम बड़े हो, बाप की जगह हो, अब तुम नहीं करोगे तो भला कौन और करेगा? प्रशांत तुम्हारा छोटा भाई है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। माँ की आवाज़ में नाराज़गी आ गई थी। मैं नहीं चाहता था कि माँ नाराज़ हो, इसीलिए मैंने वादा कर लिया और फिर मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना मशीन की तरह काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने इलाज के पैसे भी जमा करके प्रशांत के कारोबार के लिए भेज दिए। प्रशांत ने कपड़ों की दुकान खोल दी और मुझे बताया कि काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मुझे खुशी थी कि चलो मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, पर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि घर वालों का व्यवहार बदल रहा है। जब तक मैं पैसे भेजता हूँ वो खुश रहते हैं और लंबी लंबी बातें भी करते हैं, पर जिस महीने में वो सोचते हुए रुका, पैसे थोड़े से लेट हो जाते हैं या कम होते तो उनके लहजों में बेरुखापन आ जाता। वो मेरी तबीयत पूछने की जगह बस पैसों की ही बातें करते। मैं दुबई में बिल्कुल अकेला था। यहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं था सिवाय अर्नब के, जिससे मैं कभी कभी फ़ोन पर भी बात कर लेता था। अर्नब अक्सर मुझसे कहता कि शुभम, तुम पागल हो गए हो, वो लोग तुम्हें निचोड़ रहे हैं और तुम खुशी खुशी अपनी जान दे रहे हो। अपने लिए भी तो कुछ सोचो, कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। अरे नहीं यार अर्नब, मेरे अपने हैं, मेरे घर वाले हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं हमेशा अर्नब की बात को रद्द कर देता था। मुझे अपने खून के रिश्तों पर अंधा भरोसा था। मुझे लगता कि वो मेरी कुर्बानी की कद्र करते हैं। 2 साल ऐसे ही गुजर गए थे और माँ ने घर का नक्शा ही बदल दिया। वो कच्चा मकान अब पक्का और 2 मंजिल का हो गया था। घर में हर सहूलत मौजूद थी। प्रशांत के पास गाड़ी भी आ गई थी। बहनें महंगे कपड़े पहनती और मैं यहाँ पर दुबई में बाजार के लिए हुए पुराने कपड़े पहनकर गुजारा करता। मेरी जवानी यहाँ पर इस तरह से तंगी में गुजर रही थी और वहाँ मेरे घर वाले मेरी कमाई पर ऐश कर रहे थे। फिर वो लम्हा उस दिन आया जब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे पास कागजात नहीं थे और मैं गैरकानूनी तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था। पुलिस मुझे हथकड़ियाँ लगाकर ले गई। मुझे जेल की कोठी में भी बंद कर दिया गया। वो जेल का अकेलापन और डर मुझे काटने को दौड़ता था। मुझे सबसे पहला ख्याल अपने घर वालों का आया। मुझे यकीन था कि वो मेरी मदद करेंगे। मैं जेल से बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त का मोबाइल के जरिए घर पर कांटेक्ट किया और प्रशांत को कहलवाया कि मैं मुसीबत में हूँ और मुझे वकील करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैंने लाखों रुपए उनको भेजे थे। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद के लिए सब कुछ भेज देंगे, पर जो जवाब मुझे मिला उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। अर्नब ने मुझे बताया कि प्रशांत ने साफ मना कर दिया है। उसने कहा है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वकील पर लुटवाएंगे। उसने अपनी मर्जी की थी, अब भुगते, हम क्या कर सकते हैं। उस वक्त उसकी आवाज़ में दुख था, पर मेरे कानों में तो जैसे शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। ये नहीं हो सकता अर्नब, तुम झूठ बोल रहे हो, प्रशांत ऐसा नहीं कह सकता। मैंने चीख कर कहा। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि जिनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है वो मुझे इस तरह से छोड़ देंगे। नहीं, ये सच है। तुम्हारी माँ ने भी कह दिया कि अब हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। प्रशांत का कारोबार हल्का चल रहा है। तुम जेल में हो तो वहीं पर रहो, कम से कम रोटी तो मिलेगी। अर्नब की ये बातें सुनकर मेरे सीने में बहुत ज़्यादा चुभन हुई। उस रात मैं जेल में बहुत ज़्यादा रोया था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इंसान नहीं बल्कि एटीएम मशीन था। जब तक पैसे देता रहा तब तक तो प्यार था और जब पैसे देना बंद किया तो उसको कबाड़ में फेंक दिया गया। भाई, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल ठीक लग रही है। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा बुखार है जैसा आप बता रहे हैं। दूसरी तरफ से प्रशांत की ये बातें मेरे कानों में गूंज गई। ये बातें मुझे चुभती हुई महसूस हुई। मेरे दांत भी कांप रहे थे और मैं दुबई के एक छोटे से हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। लेकिन मेरे सगे भाई को मेरी खांसी और मेरी तकलीफ ड्रामा लग रही थी। प्रशांत, मेरी बात सुनो। इस वक्त मैं अस्पताल में एडमिट हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे निमोनिया हो गया है और मुझे कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें बहाल करते हुए यकीन दिलाने की कोशिश करी, पर उसकी अगली बात मेरे वजूद पर किसी बम की तरह गिरी थी। देखिए भाई, ये आपके आराम करने का वक्त नहीं है। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि हमने ये नई दुकान की डील अभी नहीं करी तो ये हाथ से निकल जाएगी
और इसके लिए मुझे कल तक 10 लाख हर हाल में चाहिए होंगे। अब आप बीमार हो गए, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मुझे कल तक अकाउंट में पैसे चाहिए, वरना मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रशांत ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने बेजान हाथों से मोबाइल को अपने सीने पर रख लिया। मेरी आंखों से एकदम से आंसू बहने लगे थे। ये वो भाई था जिसके लिए मैंने अपनी जवानी के खूबसूरत साल बर्बाद किए थे। इसके कारोबार को खड़ा करने के लिए मैंने जेल की हवा खाई थी। आज उसको मेरी जिंदगी से ज्यादा अपनी दुकान की डील की फिक्र थी। मेरे पास खड़ा हुआ अर्नब सब कुछ सुन रहा था, जो मेरी तबीयत का सुनकर भागा चला आया था। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर साइड टेबल पर रख दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना शुभम कि इन लोगों के मुंह को खून लग गया है। अर्नब की आवाज में दुख और गुस्सा दोनों शामिल थे। तुम यहाँ इतने ज्यादा बीमार हो, इस हालात में हो, और उसको बस अपनी दुकान की फिक्र है। क्या तुम अब भी नहीं समझ रहे हो कि तुम उनके लिए सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो? जिस दिन तुमने वो अंडा देना बंद कर दिया, ये तुम्हें देखना भी छोड़ देंगे। मैंने सर को ना में हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अभी नादान है, उसको हालात की संजीदगी का अंदाजा नहीं है। शायद उसको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। माँ तो ऐसी नहीं है, माँ को पता चलेगा तो वो तड़प उठेगी। मुझे यकीन है मम्मी फिर शांत को समझाएंगी। अर्नब ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और खामोश हो गया। उसकी आंखों में जो रहम था वो मुझे अपने आप पर तरस खाने पर मजबूर कर रहा था। मैंने इस वक्त फैसला किया कि मैं माँ से बात करूँगा। मुझे अपनी माँ की ममता पर पूरा भरोसा था। वो तो मेरी एक चीख पर भी परेशान हो जाती थी। तो ये कैसे मुमकिन था कि उनका बेटा बाहर शहर में किसी अस्पताल में पड़ा हुआ हो और वो सुकून से बैठे रहें। अगले दिन मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी ली और अपने कमरे में वापस आ गया। डॉक्टर ने सख्ती से काम पर जाने से मना कर दिया था, लेकिन प्रशांत की वो धमकी, उसकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मैंने अपनी जमा पूंजी निकाली, जो मैंने अपने इलाज और कुछ सामान की ज़रूरत के लिए रखी थी, और वो सब प्रशांत के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। मैं जानता था कि अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे, पर भाई की खुशी मेरे लिए बहुत खास थी। शाम को मैंने हिम्मत जमा करके मम्मी को वीडियो कॉल मिलाई। कई घंटे के बाद कॉल रिसीव हुई। सामने स्क्रीन पर मम्मी का चेहरा रोशन हुआ। वो बहुत खुश लग रही थी। उन्होंने एक भारी सा सूट पहन रखा था और गले में सोने का सेट चमक रहा था। ये वही सोना था जो मैंने पिछले महीने उनकी बीमारी के इलाज के लिए पैसे भेजे थे, उनसे खरीदा गया था। मम्मी, आप कैसी हैं? मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मम्मी ने शायद इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अपनी नई चूड़ियों को ठीक करने में ही मगन थी। अरे शुभम, जीते रहो बेटा, तुमने फ़ोन करके बहुत अच्छा किया। देखो ज़रा मेरा नया सूट कैसा लग रहा है। तुम्हारी बुआ की बेटी की मंगनी है ना, तो आज हम शाम को वहीं पर जा रहे हैं। सब रिश्तेदार आएंगे, तो मैंने सोचा सबसे अच्छी मुझे ही लगनी चाहिए। आखिर मेरा बेटा इतनी मेहनत से वहाँ काम करता है। मम्मी की बातों में एक अजीब सी चमक थी, पर मेरी आंखें उनके चेहरे पर अपनी फिक्र तलाश कर रही थी। मम्मी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे निमोनिया हो गया है। मैं कल से हॉस्पिटल में ही एडमिट था। मैंने जैसे ही ये बताया तो मम्मी के चेहरे के आसार हल्के से बदल गए, पर वो परेशानी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। हाँ बेटा, समझ सकती हूँ, अकेले बाहर किसी शहर में रहना आसान नहीं होता। तुम अपना ख्याल रखा करो और हाँ, दवाई लेते रहो, ठीक हो जाओगे। अच्छा, और सुनो, प्रशांत बता रहा था कि तुमने दुकान के पैसे भेज दिए हैं। शुक्र है वक्त पर भेज दिए, वरना नाक कट जाती है हमारी। और हाँ, अगली बार जब पैसे भेजो तो थोड़े से ज़्यादा भेजना। मुझे तुम्हारी छोटी बहन के लिए भी तो ऐसा ही सेट बनवाना है। अब उसकी भी शादी की उम्र हो रही है। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। माँ को मेरी तबीयत से ज़्यादा पैसों से मतलब था। उनको सिर्फ सोने के सेट और अपनी नाक की फिक्र थी। मैं रोनीहार हो गया, फिर और ज़्यादा बात नहीं कर सका और मैंने बहाना बनाकर फ़ोन को कट कर दिया। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला पड़ा हुआ रोता रहा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस घर का बेटा नहीं, बल्कि एक नौकर हूँ जिसका काम सिर्फ फरमाइशों को पूरा करना है। अर्नब ठीक ही कहता था। मैंने खुद को धोखे में रखा हुआ था। मेरे दिल में जो तूफान था वो बहुत ज़्यादा तेज़ उठ रहा था। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी संभली तो मैं काम पर वापस चला गया। अब मेरा मकसद सिर्फ एक था कि मैं किसी तरह से इतने पैसे कमा लूँ कि अपने लिए वापसी का टिकट खरीद सकूं। पर मेरे अंदर एक जंग जारी थी। एक तरफ मेरा दिल कहता था कि शायद ये सब मेरी गलतफहमी है,
कि शायद वो मुझे प्यार करते हैं, बस दिखाई नहीं देता। और दूसरी तरफ मेरा दिमाग मुझे बार बार वो मंजर भी दिखाता जब मुझे पैसों की मशीन समझकर इस्तेमाल किया गया था। एक दिन अर्नब मेरे पास आया। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने अपना मोबाइल निकालकर मेरे सामने रख दिया। देखो शुभम, देखो अपनी कमाई का तमाशा। उसने मोबाइल निकालकर मेरे सामने किया। मोबाइल के स्क्रीन पर ये प्रशांत का फेसबुक था। वो अपने दोस्तों के साथ किसी महंगे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ खाना खा रहा था और तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था कि दोस्तों के साथ शानदार पार्टी लाइफ एंजॉय करते हुए। और ये उसी दिन की तस्वीर थी जिस दिन मैंने अपना इलाज छोड़कर उसकी दुकान के लिए पैसे भेजे थे। उसने वो पैसे दुकान में लगाने की जगह दोस्तों पर उड़ा दिए थे। मेरा खून खोल उठा। मैंने फौरन से प्रशांत को कॉल मिलाई। इस बार मेरा लहजा वो नहीं था जो हमेशा होता था। प्रशांत, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें दुकान के लिए पैसे चाहिए और तुम वहां पर पार्टी कर रहे हो। मैंने चीख कर पूछा तो दूसरी तरफ प्रशांत शायद हड़बड़ा गया, पर फिर फोन संभाल कर बोला कि अरे भाई, आप भी ना छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना लेते हैं। वो डील कैंसिल हो गई थी तो मैंने सोचा कि दोस्तों को ट्रीट ही दे देता हूँ। क्या मैं अब खुश भी नहीं रह सकता हूँ? और आप वहाँ पर बैठकर हम पर जासूसी मत किया करें। हम यहाँ पर अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। आपका काम पैसे भेजना है, आप वो भेज दिया करें। बाकी हम जाने और हमारा काम जाने। मेरा काम पैसे भेजना है, ये बात सुनते ही मेरा दिमाग मानो फटने लगा था। मैंने फ़ोन काटने से पहले सिर्फ इतना कहा कि ठीक है प्रशांत, अब तुम्हें पैसे ही मिलेंगे, पर याद रखना हर चीज़ का हिसाब होता है। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने घर पर फ़ोन करना बंद कर दिया। मैंने दिन रात काम किया, पर अब मकसद उनको खुश करना नहीं था, बल्कि खुद को इस जाल से निकालना था। मैंने दुबई में अपने कागजात पूरे करने की कोशिश तेज़ कर दी। खुशकिस्मती से मेरा केस मंजूर हो गया और मुझे कानूनी हैसियत मिल गई। अब मैं वापस नासिक जा सकता था और फिर जाकर दोबारा से काम भी कर सकता था। अर्नब मुझे देखकर परेशान होता। वो कहता था कि शुभम, तुम अंदर ही अंदर टूट रहे हो, कुछ करो वरना पागल हो जाओगे। एक शाम हम दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे। मैंने अर्नब की आंखों में देखा और कहा कि अर्नब, मुझे सच जानना है। मुझे जानना है कि मेरी मौत पर उनका क्या रिएक्शन होता है। क्या मेरे घर वाले मेरे मरने पर रोएंगे भी या नहीं? सिर्फ इस बात का गम होगा कि अब पैसे कौन भेजेगा। अर्नब मेरी बात से चौंक उठा। तुम क्या करने वाले हो शुभम? ऐसा कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना। नहीं, मैं सिर्फ उनका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मैंने एक फैसला किया है। मैंने कॉफ़ी का घूंट भरकर खिड़की से बाहर देखा और कहा कि मैं नासिक जाऊंगा, पर उनको बताकर नहीं जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि जब उनको पता चले कि मैं मर गया हूँ तो वो मेरी अर्थी के लिए क्या करते हैं। क्या वो मुझे आखिरी बार देखने के लिए तड़प उठेंगे या नहीं, या कहेंगे कि वही उसका अंतिम संस्कार कर दो। अर्नब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये बहुत खतरनाक खेल है शुभम। अगर सच वो निकला जिसका तुम्हें डर है तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इंसान कभी कभी धोखे में खुश रहता है, सच्चाई जानलेवा होती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज मर रहा हूँ अर्नब, रोज उनकी बातें मुझे मार देती हैं। अब मुझे एक बार बिल्कुल मरकर देखना है कि मेरी कीमत क्या है। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल उनको दे दिए हैं। अब ये भी जानना चाहता हूँ कि इस कुर्बानी का सिला प्यार है या सिर्फ मतलब। मुझे ड्रामा करना ही होगा। अर्नब कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर याद रखना उसके बाद तुम्हारी जिंदगी वो नहीं रहेगी जो अब है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाए तो दोबारा से नहीं जुड़ते, और ये सच उन रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देता है। मैं तैयार हूँ अर्नब, मैं हर टूट के लिए तैयार हूँ। बस अब और बेवकूफ़ बनने के तैयार नहीं बस अब और बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा, अब प्लान को अपनाने का वक्त था। मैंने तय किया कि हम कैसे ये खबर घर तक पहुँचाएंगे और मेरा अगला कदम क्या होगा। मेरे दिल में कहीं ना कहीं अभी एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद मेरी सोच गलत निकलेगी। शायद उनको जब मेरी मौत की खबर मिले तो वो तड़प उठे। शायद वो कहें कि नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा शुभम चाहिए। बस उसी एक उम्मीद ने मुझे अपना खेल के लिए तैयार कर लिया था। मैंने अपनी जाने की टिकट करवा ली थी। मेरे कागजात मेरे हाथ में थे, सब कुछ तैयार था। अब उस आखिरी फ़ोन कॉल का इंतज़ार था जो सब कुछ बदलने वाली थी। मेरे अंदर का शोर बढ़ता ही जा रहा था। मैं अपने ही घर वालों के खिलाफ एक साजिश तैयार कर रहा था।
ये साजिश मेरी अपनी खुद की मौत को दिखाने के लिए थी। मैं जानना चाहता था कि मैं इंसान हूँ या फिर करेंसी नोट। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। मेरे अंदर सब कुछ मानो जम चुका था। मेज पर रखा हुआ मोबाइल फ़ोन मुझे किसी टाइम बम की तरह लग रहा था, जो अभी फट जाएगा और मेरी ज़िंदगी के बचे हुए सुकून को भी बर्बाद कर देगा। अर्नब मेरे सामने बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर सवाल की लकीर गहरी हो गई थी। उसने एक बार फिर से मुझे आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या मैं सच में ये करना चाहता हूँ। मैंने सर हिला दिया, क्योंकि अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे अपनी किस्मत जाननी थी। मुझे ये जानना था कि मैं अपने घर वालों के लिए खून का रिश्ता हूँ या सिर्फ कागज़ के कुछ नोट। अर्नब ने कांपते हुए हाथों से मेरा नंबर डायल किया, जो अब प्रशांत के पास सेव था। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया ताकि वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सके। अर्नब ने स्पीकर ऑन कर दिया ताकि मैं भी सब कुछ सुन सकूं। बेल जा रही थी और हर घंटी के साथ मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आने को बेताब हो रहा था। आखिरकार दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई। प्रशांत की आवाज़ आई कि हेलो, कौन? प्रशांत की आवाज़ में वही लापरवाही थी जो हमेशा होती थी। अर्नब ने अपने गले को साफ करते हुए अपनी आवाज़ को भारी और दुख से भरी हुई बनाते हुए बोला कि मैं अर्नब बात कर रहा हूँ, शुभम का दोस्त। क्या प्रशांत भाई बात कर रहे हैं? हाँ, मैं प्रशांत हूँ। सब ठीक तो है? इस वक्त कॉल की है और भाई का फ़ोन क्यों बन जा रहा है? मुझे पैसे के हवाले से अर्जेंट बात करनी थी। उससे प्रशांत ने अपनी बात कह दी। उसको अभी भी पैसों की ही फिक्र थी। मेरी आंखों में बेबसी थी। उसने हिम्मत इकट्ठी करते हुए वो झूठ बोल दिया जो मेरे लिए सच्चाई बनने वाली थी। प्रशांत भाई, बहुत अफसोस के साथ ये खबर आपको दे रहा हूँ कि शुभम का यहाँ पर रोड एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में था, लेकिन डॉक्टर उसको नहीं बचा सके। शुभम इस दुनिया में नहीं रहा है। जैसे ही ये शब्द अर्नब के मुंह से निकले, कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। दूसरी तरफ भी खामोशी ही थी। मुझे लगा कि शायद कॉल कट जाएगी या शायद प्रशांत को सांप सूंघ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि वो चीख मारते हुए रोए और कहे कि ये झूठ है, पर वहां पर सिर्फ सन्नाटा ही था। कुछ लम्हों के बाद कुछ गिरने की आवाज़ आई और फिर पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ये किसकी आवाज़ से प्रशांत? क्या हुआ है मेरे बेटे शुभम को? ये मेरी माँ की आवाज़ थी। वो शायद करीब ही बैठी हुई थी। माँ की आवाज़ सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरा दिल तड़प उठा था कि मैं अभी फ़ोन छीन लूं और कहूं कि माँ, मैं जिंदा हूँ, आपका शुभम जिंदा है। माँ की ममता तड़प उठी थी और वो रो रही थी और बार बार पूछ रही थी कि मेरा बेटा ठीक है ना। प्रशांत की आवाज़ आई जो अब भारी हो गई थी। मम्मी, भाई नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद वहाँ पर कोहराम सा मच गया, लेकिन माँ के रोने और बातें करने की आवाज़ मेरे कानों के स्पीकर से निकलकर मेरी आंखों से आंसू निकाल रही थी। मैंने अर्नब का हाथ पकड़ लिया। मेरा इरादा कमज़ोर पड़ गया था। मैं अपनी माँ को इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। अर्नब ने मुझे इशारे से खामोश रहने को कहा। प्रशांत से बात करते हुए कहा कि प्रशांत भाई, खुद को संभालिए। अंतिम संस्कार के हवाले से ज़रा बात करनी है। यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। दूसरी तरफ प्रशांत शायद माँ को संभाल रहा था। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई जिसमें अब रोना कम और घबराहट ज़्यादा थी। तो अब क्या करना होगा भाई? डेड बॉडी कब तक भेजेंगे आप लोग? अर्नब ने मेरी तरफ देखा। ये वो पल था जहाँ पर मेरा इम्तिहान अपनी हद पर था। मैंने आंखों से इशारा किया कि अब अगली बात कहो। अर्नब ने बड़ी मुश्किल से कहा कि देखिए प्रशांत, बॉडी को वहाँ पर भिजवाने के लिए बहुत खर्चा होगा। यहाँ के अस्पताल का बिल और भी बाकी के खर्चों को मिलाकर तकरीबन 10 लाख तो बनते ही हैं। शुभम के अकाउंट में कुछ पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो सब कुछ आपको भेज चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि शुभम का अंतिम संस्कार आप लोग खुद करें और उसको आखिरी बार देख सकें, तो आपको 10 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा और यहाँ भेजना होगा, ताकि हम बॉडी लेकर यहाँ से निकल सकें। मैंने अपनी सांस रोक ली। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, करोड़ों रुपए उन पर निछावर कर दिए थे, तो 10 लाख उनके लिए कोई बड़ी रकम तो नहीं थी। आमतौर पर उस भाई के लिए जिसका कारोबार मैंने खड़ा किया था। मुझे यकीन था कि माँ जेवर बेच देंगी, प्रशांत दुकान गिरवी भी रख देगा, पर मुझे आखिरी बार देखने के लिए वो दुनिया उलट देंगे। दूसरी तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। माँ के रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, पर प्रशांत खामोश था। कुछ लम्हों के बाद प्रशांत की आवाज़ आई, पर इस बार उसका लहजा वो नहीं था जो एक दुख से भरे हुए भाई का होना चाहिए।
10 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा रकम है अर्नब भाई। आपको पता है यहाँ पर कारोबार के हालात कैसे हैं। अभी तो मैंने नया माल उठाया है, हमारे पास नगद रकम बिल्कुल भी नहीं है। हैरत से फोन की तरफ देखा और बोला कि प्रशांत, ये तुम्हारे भाई की डेड बॉडी का सवाल है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम उनको आखिरी बार देख सको? प्रशांत ने फिर जो जवाब दिया उसने मेरी आत्मा को भी चीर कर रख दिया। उसके शब्द किसी चाकू से भी ज्यादा तेजधार तलवार जैसे थे। देखो अर्नब, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मरने वाला तो मर गया है, अब उसकी बॉडी पर 10 लाख रुपए लगाना कहाँ की अक्लमंदी है भला। यहाँ लाकर भी तो उनका अंतिम संस्कार ही करना है और वहां पर भी अंतिम संस्कार होना है। तो ऐसा करो, उनका अंतिम संस्कार वहीं पर तुम कर दो। हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। हम यहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कर लेंगे। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फोन कॉल कट हो गई। वहाँ टुन टुन की आवाज़ गूंज रही थी, पर मेरे लिए मेरी दुनिया ही रुक गई थी। मैं जिंदा था, पर इस एक बात ने मुझे मार दिया था। यहाँ लाकर भी तो अंतिम संस्कार ही करना है। मेरे अपने सगे भाई ने, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत से काम करके पैसे भेजे थे, जिसके लिए मैं खुद भूखे पेट रहा काम किया, उसने मेरी जिंदगी की कीमत 10 लाख रुपए भी नहीं समझी। उसने पैसे बचाने के लिए मुझे यहाँ लावारिस छोड़ने का फैसला कर लिया था। अर्नब ने अफसोस से मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। मैं अपनी जगह से उठा, मेरे वजूद में एक अजीब सी ताकत आ गई। ये ताकत दुख की नहीं, ये नफरत और इंतकाम की ताकत थी। मेरे आंसू सूख गए थे। मेरा दिल कुछ देर पहले माँ की ममता के लिए तड़प रहा था, अब पत्थर का हो गया था। क्योंकि मैंने सुना था कि जब प्रशांत ने मना किया था तो माँ की आवाज़ नहीं आई थी कि नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। शायद माँ को भी बेटे से ज्यादा ही उस दौलत का दुख था जो अब आना बंद हो गई। मैंने अर्नब की तरफ देखा और एक मजबूरी में कहा कि टिकट बुक करो, मुझे नासिक जाना है। अर्नब हैरान रह गया। तुम क्या कह रहे हो शुभम? वो तुम्हें मुर्दा समझ चुके हैं, तुम वहां पर जाकर क्या करोगे? वो तुम्हें देखकर डर जाएंगे। मैंने एक ठंडी आह भरी और कहा कि मैं वहां जाकर अपनी मौत का तमाशा देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी कमाई पर कैसे ऐश करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से बनाया है, वहाँ पर मेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा होती भी है या नहीं। मैं जाऊँगा अर्नब, अब जहाँ मेरी डेड बॉडी को जाना था मैं खुद जाऊँगा। उसने फिर मुझे रोकने की कोशिश नहीं करी। उसने समझ लिया था कि अब शुभम मर चुका है और जो इंसान उसके सामने खड़ा हुआ है वो सिर्फ एक जख्मी आत्मा है जो अपने कातिलों को देखने जा रही है। हमने फौरन से टिकट करवा लिए। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपना सामान बांध लिया, जिसमें मेरे कपड़े कम और टूटी हुई उम्मीद ज्यादा थी। सफर के बीच मैं कहीं खोया हुआ सा रहा, दिल बहुत ज्यादा बेचैन था। मैं अपने बीते हुए वक्त के उन लम्हों में झांक रहा था जहाँ पर मैंने अपने घर वालों के लिए सपने देखे थे। मुझे याद आया कि कैसे मैंने अपनी बहन की शादी पर उसको सोने का हार दिया और उसने कहा था कि भाई, आप मेरे हीरो हैं। मुझे याद आया जब प्रशांत ने नई गाड़ी ली थी तो उसने वीडियो कॉल पर रोते हुए कहा था कि भाई, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ, लेकिन सब झूठ था, सब फरेब। वो सिर्फ मेरी जेब से प्यार करते थे, मुझसे नहीं। उसके बाद जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरा दिल एक अजीब सी हालत में कहीं डूब गया। मैं अपने ही घर जा रहा था, पर एक मेहमान की तरह नहीं, बल्कि एक भूली हुई याद की तरह। मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी को पहले नहीं बताऊंगा। मैं अचानक से उनके सामने आऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि उनके चेहरे पर क्या रंग आते हैं जब वो उस आदमी को जिंदा देखेंगे जिसकी डेड बॉडी के पैसे बचाकर उन्होंने सुकून की सांस ली थी। मैंने टैक्सी ली और अपने शहर की तरफ निकल गया। रास्ते वही थे, गलियां वही थी, पर देखने वाले आंखें बदल गई थी। टैक्सी ड्राइवर ने रेडियो पर कोई पुराना सा गाना लगाया हुआ था जो मेरे हालात पर ताने मारता हुआ लग रहा था। मैं अपने मोहल्ले में आया तो दिल में धड़कन और ज्यादा तेज हो गई। मैंने मास्क से अपने चेहरे को ढक लिया ताकि कोई मोहल्ले वाला मुझे पहचान नहीं ले। गली के कोने में हमारा आलीशान सा घर खड़ा हुआ था जिसके बाहर महंगी टाइल्स लगी हुई थी। ये वही घर था जिसकी बुनियादों में मेरा खून शामिल था। मैंने टैक्सी वालों को वहीं पर रोका और किराया देकर नीचे उतर आया। मेरा इरादा पक्का था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये हंसी मेरे लिए अजनबी नहीं थी, ये प्रशांत की आवाज़ थी।
मेरा भाई जो अभी फ़ोन पर कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो हंस रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने का मंजर देखकर मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया। और वो 2 कमरों का कच्चा मकान नहीं था जिसको मैं छोड़ कर गया था, बल्कि ये एक आलीशान सी कोठी थी। दीवारों पर महंगे पेपर लगे हुए थे और छत से लटकता हुआ झूमर अपनी रोशनी आंखों में चुभा रहा था। फर्श पर इतना महंगा संगमरमर लगा हुआ था कि इंसान उसमें अपना चेहरा देख सकता था। ये सब मेरी मेहनत की, मेरी हड्डियों का सूरमा था जिससे ये महल बना। लेकिन इस महल में मेरे लिए कोई जगह भी नहीं थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा तो देखा लॉन में महंगे सोफे पर प्रशांत बैठा हुआ था। उसके कानों में एयरपोर्ट्स लगाए हुए थे और हाथ में आईफोन का न्यू मॉडल पकड़ा हुआ था जिस पर वो किसी से वीडियो कॉल पर हंसकर बातें कर रहा था। उसके सामने मेज के ऊपर सब तरह के फल और कुछ मेवे के जार रखे हुए थे। वो अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। उसे खबर नहीं थी कि जिस भाई की मौत की खबर उसको कल मिली थी वो उसके सर पर आकर खड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर दुख का एक साया भी नहीं था, ना आंखें सूजी हुई थी और ना ही चेहरे पर मलाल हुआ। वो तो बस अपनी जिंदगी में मगन था। मेरा दिल चाहा कि चीख मारूं और पूछूं कि क्या मेरी जान की कीमत तुम लोगों के लिए इतनी भी नहीं कि मेरे मरने का 2 दिन शौक मना लेते। मैंने अपना बैग जोर से फर्श पर पटक दिया। बैग के गिरने की आवाज से वो चौंक कर उठ गया। उसने घबराकर सर उठाया और जैसे ही उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, उसके हाथ से मोबाइल छूटकर कालीन के ऊपर गिर गया। उसका रंग हल्दी की तरह पीला हो रहा था और वो हैरत से पीछे हट गया। भाई आप तो। उसके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे देख रहा है। उसको लगा शायद मैं कोई भूत हूँ जो अपना हिसाब लेने आया है। तब मैंने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा कि हाँ, मैं शुभम हूँ। क्या हुआ प्रशांत, तुम्हें खुशी नहीं हुई अपने मरे हुए भाई को देखकर? या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे 10 लाख रुपए बचाने वाला प्लान फेल हो गया है? मेरे शब्द उसके लिए किसी शौक से कम नहीं थे। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अंदर कमरे से मम्मी की आवाज आई, प्रशांत बेटा किससे बातें कर रहे हो और ये शोर कैसा है? फिर अगले ही पल मम्मी कमरे से बाहर निकल कर आई। उन्होंने मुझे देखा तो वो वहीं पर हैरान खड़ी रह गई। उनके हाथों में पानी का गिलास था जो छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। उनकी आंखों में बेयकीनी नहीं थी, पर फिर ममता का जज्बा उमड़ने लगा। वो दीवानों की तरह मेरी तरफ बढ़ी। शुभम बेटा, तुम जिंदा हो, मेरा बच्चा। वो मुझसे लिपट गई। वो फूट फूट कर रो रही थी। उनके आंसू मेरे सीने को भिगो रहे थे। मेरा दिल पत्थर का हो गया था। वो सीने से लग गई, पर मेरी आत्मा वहां पर नहीं थी। मैं एक जिंदा लाश की तरह खड़ा रहा। मैंने हाथ उठाकर उनको दिलासा नहीं दिया। मेरा वजूद ठंडा हो गया था। जिस माँ के लिए मैंने अपनी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी, उसने भी मेरे बारे में जरा नहीं सोचा। मैंने धीरे से खुद को उनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और पीछे हटा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के नहीं बल्कि दुख के और तकलीफ के आंसू थे। मैंने माँ की आंखों में देखा और सवाल करा कि मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपके 10 लाख रुपए बच गए हैं। मैं तो मर गया था ना। आप सबने मिलकर फैसला कर लिया था कि मेरा वहीं पर दुबई में ही अंतिम संस्कार करा दिया जाए, क्योंकि मुझे वापस लाना महंगा सौदा था। मेरी बात सुनकर मम्मी ने नजर झुका ली। प्रशांत भी सर झुकाए हुए खड़ा था। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मेरी आवाज तेज हो गई, बोलिए ना, चुप क्यों है? जब अर्नब ने कॉल की थी तो आप लोगों ने क्या कहा था? याद है आपको? प्रशांत, तुम बताओ, तुमने क्या कहा था? कि यहाँ पर लाकर भी तो अंतिम संस्कार ही करना है। फिर आज मैं जिंदा कैसे वापस आ गया? अफसोस हो रहा होगा ना कि ये वापस क्यों आ गया। अब फिर से जायदाद में हिस्सा मांगेगा। फिर शांत अचानक मेरे कदमों में बैठ गया। उसने मेरे पैरों को पकड़ लिया और रोने लगा। भाई, मुझे माफ कर दीजिए, ऊपर वाले का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था। मुझे पैसों के लालच ने अंधा कर दिया था। ये मेरे अकेले का फैसला नहीं था भाई। हम सब डर गए थे कि अगर 10 लाख रुपए दिए तो कारोबार कैसे चलेगा। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा। तो क्या कारोबार इससे ज्यादा जरूरी था कि तुम लोग मुझे अपने बीच लाकर मेरी आखिरी रस्म पूरी कर लेते? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई तुम इस घर और दुकान पर लगा दी और मेरे आखिरी सफर के लिए तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे। तुमने मुझे लावारिस छोड़ दिया। तुम जानते हो कैसा महसूस होता है जब अपना खून आपकी लाश को अपनाने से भी मना कर दे। मैं वहां पर जेल में रहा और भूखा रहा कि तुम लोग आराम से सो सको,
और तुमने मुझे बदले में क्या दिया, ये दुख का एहसास। मम्मी ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, बेटा मेरी बात सुनो, मैं माँ हूँ, मेरा कलेजा फट रहा था, पर मैं क्या करती। फिर शांत ने मुझे समझाया कि शुभम तो अब चला गया है, वो वापस तो नहीं आ सकता। अगर हमने अपनी जमा पूंजी उसकी डेड बॉडी पर लगा दी तो उनका कारोबार ठप हो जाएगा। जिंदा लोगों का पेट पालना मुर्दों पर खर्च करने से ज्यादा जरूरी था। मैंने सोचा कि जो बेटा मुझसे छिन गया है तो वो तो गया ही, अब दूसरे बेटे का नुकसान क्यों करूं। मैंने तो दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया था। माँ के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे लगा कि किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया है। जिंदा लोगों को पेट पालना, ये बात मेरे कानों में गूंजने लगी। तो मेरी हैसियत सिर्फ ये थी कि मैं कमा कर दूं। जब तक मैं जिंदा था और काम कर रहा था, मैं उनका बेटा था, मैं उनका भाई था। जैसे ही मैं उनकी नज़र में मर गया, मैं एक बोझ बन गया, एक ऐसा खर्चा जिसको बचाना अक्लमंदी थी। मैं हंसने लगा और हंसते ही चला गया। मेरी हंसी में एक पागलपन था। प्रशांत और मम्मी मुझे डरती हुई नजरों से देख रहे थे। वाह क्या जबरदस्त फैसला था। मैंने तालियां बजाई। माँ, आपने तो ममता की नई तारीफ लिख दी। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो सिर्फ एक मशीन था, एक एटीएम मशीन। जब मशीन खराब हो गई तो उसको कबाड़ में फेंक दिया। उसको घर लाकर सजाने का क्या ही फायदा था। मैं सोफे पर गिर गया, मेरा सब्र खत्म हो गया था। मैं थक गया था। मैंने सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। प्रशांत और मम्मी मेरे सामने खड़े हुए थे। उनके पास कोई भी सफाई नहीं थी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। पर ये शर्मिंदगी मेरी तकलीफ को खत्म नहीं कर सकती थी। मैं कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर मैंने सर उठाया और प्रशांत की तरफ देखा। तुमने अपना कारोबार बचा लिया, तुमने अपने 10 लाख रुपए भी बचा लिए, मुबारक हो तुम्हें, पर तुमने अपने भाई को खो दिया है। आज मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ, पर वो शुभम मर गया है जो तुम्हारे लिए जान देता था। वो शुभम मर गया है जो खुद भूखा रहकर तुम्हें खिलाता था। प्रशांत फिर से रोने लगा। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। भाई ऐसा मत कहिए, हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। ये घर, ये सब कुछ आपका है। हम आपके मुजरिम हैं। आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है। बस हम सबको छोड़कर मत जाइए। मैंने चारों तरफ उस आलीशान घर को देखा जिसकी दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थी। यहाँ की हर चीज पर मेरा नाम लिखा हुआ था, पर यहाँ के रहने वालों के दिलों में मेरा नाम मिट गया था। मैंने गहरी सांस ली और फैसले भरे लहजे में कहा, मैं कहीं पर नहीं जा रहा, ये घर मेरा है, मैं यहीं पर रहूंगा। पर अब रिश्ता वो नहीं रहेगा, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। आज से तुम लोग मेरे लिए सिर्फ रिश्तेदार हो। वो प्यार, वो भरोसा जो मैंने तुम लोगों पर किया था, वो इस हादसे के साथ खत्म हो गया है। माँ ने आगे बढ़कर मेरे सीने से लगना चाहा, पर मैंने उनको रोक दिया। नहीं मम्मी, अब नहीं, ये ड्रामा अब नहीं। मुझे पता चल गया है कि आप लोग मुझसे नहीं बल्कि मेरी जेब से प्यार करते हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। पर याद रखना, जिस दिन मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे दोबारा से किसी कबाड़ में पड़ी हुई बेजार सी चीज की तरह भूल जाएंगे। उस रात मैं अपने ही घर में गेस्ट रूम में सोया। मेरे अपने बेडरूम पर प्रशांत का कब्जा था। मैंने उसको वहां से नहीं उठाया। मुझे अब इन चीजों से कोई भी मतलब नहीं रहा। मैं लेटकर छत को घूरता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने आज अपनी कीमत जान ली थी। 10 लाख रुपए मेरी पूरी जिंदगी की कुर्बानी की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए थी, जो वो देने को तैयार नहीं थे। अगले सुबह जब मैं उठा तो घर का माहौल बदला हुआ सा था। प्रशांत मेरे लिए नाश्ता लेकर आया। मम्मी मेरे सर पर तेल लगाने के लिए आई। वो पुराना सा प्यार दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर अब मेरी आंखों पर से पट्टी उतर गई थी। मैं जानता था कि ये सब इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि मैं अभी भी कमा सकता हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैंने नाश्ता किया और खामोशी से बाहर निकल गया। गली के मोड़ पर खड़े होकर मैंने इस घर को देखा जो कभी मेरे सपने जैसा था। अब मुझे वहां पर घुटन सी महसूस होती, जहां पर मेरे जज्बात कैद थे। मेरे दोस्तों, मेरी कहानी शायद आपको कोई ट्रेजिक लगे, पर यह कड़वी हकीकत है। हम जो परदेश में अपनी जवानी जला देते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप और बहन भाइयों के लिए अपनी ख्वाहिशों का गला घोट देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान हैं। हमें लगता है कि घर वाले हमारी कुर्बानी की कदर करेंगे, पर सच तो ये है कि अक्सर हम उनके लिए सिर्फ एक ज़रूरत होते हैं। अपने घर वालों से प्यार ज़रूर करें, पर खुद को मत भूल जाएं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने लिए भी रखें, क्योंकि जिस दिन आपकी जेब खाली होगी
या आपकी आंखें बंद होंगी तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग आपके लिए रोएं जिनके लिए आप सारी उम्र रोते रहे। इंसान की कदर उसकी सांसों से नहीं, उसकी जेब से होती है। ये वो सबक है जो मैंने अपनी मौत का ड्रामा करके सीखा था। जिंदा इंसानों को जिंदा ही समझे, उनको सिर्फ करेंसी नोट समझकर उनके जज्बात का कत्ल मत करिए। ये बहुत तकलीफ देह होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। और हम अक्सर अपने परिवार और अपने करीबी लोगों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जला देते हैं। हम अपनी जवानी, मेहनत, उम्मीदें और सपने सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए जलाते हैं। लेकिन खुद की बात यह है कि बहुत बार लोग हमारी इस मेहनत और कुर्बानी की कदर नहीं करते। वो सिर्फ पैसों या अपने फ़ायदे के हिसाब से फैसले लेते हैं और हमारी भावनाओं, हमारे जज्बातों और हमारी आत्मा की कीमत नहीं समझते। साथ ही ये कहानी यही सिखाती है कि इंसान की असली कीमत उसकी मेहनत, ईमानदारी और जज्बात में होती है, ना कि सिर्फ उसकी जेब में। और जो लोग दूसरे के लिए अपने खून पसीने में पैसा कमाते हैं, उनकी मेहनत और उनके जज्बातों का सम्मान पहले खुद को करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम खुद अपनी कदर नहीं करेंगे, कोई और भी हमारी कदर नहीं करेगा। अपने परिवार और दूसरों से प्यार करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आत्मा, अपनी पहचान और अपनी मेहनत की कीमत को ही भूल जाएं। अपनी कमाई का हिस्सा, अपने जज्बात, अपनी मेहनत, ये सब अपने लिए भी रखें, ताकि जब हालात बदलें या लोग आपकी मेहनत की कदर ना करें तो आप खुद पर भरोसा कर सकें और मजबूर ना महसूस हो। याद रखिए, दूसरों की खुशी और पैसों के लिए अपनी आत्मा और इज्जत मत गंवाएं, क्योंकि जो इंसान अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो दूसरों की उम्मीदों और जज्बातों को भी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए ताकत यही है कि अपने लिए जीना सीखे, अपनी कमाई की कदर करना और अपनी मेहनत को सम्मान देना। अपनी जिंदगी के हर फैसले में ये चीजें याद रखो। आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपकी आत्मा किसी के हाथ में सस्ता सामान नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।